बार पहने हैं। आप बनवाते हैं कब गोल्ड? शादी ब्याह में पहनने के लिए, फंक्शन में, और शादी ब्याह में आप मंगल बाजार वाला पहनते हैं। रीजन आपके सामने इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीधी बात सर बहुत महंगा है। दूसरी चीज है कहीं गिर गया, कहीं कुछ हो गया, तो जब गिरी गया तो बनवाया ही क्यों? तो हर 2 3 4 महीने बाद घर की अलमारी में से निकलता है, गले में पहना जाता है, फिर रख देते हैं अंदर। इसमें नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान है एक्साइज ड्यूटी आपने पे की, आपके चक्कर में सरकार ने पे की। अगर आपको नहीं पहनना था तो काय खरीदा? उस चीज को रोकने के लिए सरकार स्कीम लाती है गोल्ड बॉन्ड। इसमें सरकार क्या करेगी, आज आप एसबीआई जाइए और एसबीआई में बोलिए भैया मेरे को 5 ग्राम गोल्ड का बॉन्ड दे दीजिए, तो आज के रेट के हिसाब से जो गोल्ड मार्केट में चल रहा है उस रेट पे आपको एक पेपर मिल जाएगा। आज गोल्ड क्या रेट है लगभग चल रहा है, कहां तक पहुंचा? लाख पहुंच गया कि नहीं? अभी मान लेते हैं लाख पहुंच गया, तो 5 ग्राम का कितना हुआ? 50,000। तो 50,000 रुपए जब आप उसको देंगे तो 5 ग्राम का एक पेपर पे लिख के आपको दे देगा, उसको कहेगा गोल्ड बॉन्ड। ठीक हो गई बात? इसमें अच्छी बात यह है कि आपको मेकिंग नहीं देनी है। गोल्ड में देखा मेकिंग देनी पड़ती, सरदर्दी होती कि नहीं होती है? ठीक। दूसरी समझो, अब क्या होगा, बहुत ध्यान से समझना। तुम जो मशीन गोल्ड लेके आते हो घर पे, वो दुकान वाले का अगर 50,000 का गोल्ड है तो 50 का तो नहीं पड़ेगा, वो 60 65 का पड़ेगा मेकिंग वकिंग मिला के। तो तुम्हारे पहले 15,000 बच गए। अब आप उसको लेके आए, आप अपने गोल्ड देखो, समझो, आप उस गोल्ड के ऑर्नामेंट को लेके आए 50,000 की जगह 65 में, मैं 50 का बॉन्ड लेके आया। दोनों लोगों ने अमाउंट तो उतना ही है ना, अमाउंट मतलब गोल्ड की क्वांटिटी। एक साथ बाल जो गोल्ड है आपका वो 3 लाख रुपए चला गया फॉर एग्जाम्पल। तो 3 लाख रुपए का जब आप मार्केट जाएंगे तो फिर वो बंदा आपके वो काटता है मेकिंग। देखियो कि नहीं देखियो? तो 3 लाख वाला जो 50,000 का गोल्ड आपका था, जो मार्केट से आप 65 का खरीद के लाए, जब उसको बेचने जाएंगे, मैं 3 लाख की बात करता हूं, तो 3 लाख रुपए में जब बिकेगा तो कायदे में 3 वापस नहीं होंगे, उसमें से 10 20 हजार कट के मिलेंगे आपको। तो यहां 15,000 का भी घाटा, वहां पे भी 20,000 का घाटा। तो अल्टीमेटली दोनों जगह आपको घाटा मिला। अब क्या होगा, मेरे पास जो पेपर है उस पेपर को मैं एसबीआई लेके जाऊंगा तो उस दिन के जो गोल्ड के रेट होंगे उस रेट के एग्जैक्ट अमाउंट मेरे को दे देगा। बात समझ गए? तो सीधी बात है, अगर इन्वेस्ट करना ही है तो गोल्ड बॉन्ड खरीद लो गोल्ड की जगह। गोल्ड आदमी इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदता है, उसके लिए तुम खरीद लो। लेकिन इंडिया में क्या दिक्कत है, गोल्ड बॉन्ड लटका के थोड़ी घूमेंगे सर हम तो गोल्ड लेके घूमेंगे। वही इसलिए मेरा क्वेश्चन आपसे आया कि आप गोल्ड को पहनते कितना है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है गवर्नमेंट 3% इंटरेस्ट देती है आपके गोल्ड बॉन्ड के ऊपर। मेरी बात समझ में आई? मतलब जिस रेट से आपने गोल्ड खरीदा, जिस रेट पे बेचा, वो तो मार्केट के रेट पे ही सब कुछ हो रहा है, उसमें तो निगेटिव है ही नहीं। प्लस 3 साल के लिए 3% एनुअल का आपको क्या दे रही? इंटरेस्ट और दे रही है आपको। आप समझ रहे? गवर्नमेंट जानबूझ करके आपको ललचा रही है कि भैया गोल्ड मत खरीदो, उसमें हमारी बड़ी दिक्कत हो रही। लेकिन उसके बाद भी पिछले 8 से 9 साल हो गए हैं, इंडिया गोल्ड के डिमांड में टॉप पे है। ये सच्चाई है। इसके लिए सरकार भी, क्योंकि देखो गोल्ड की डिमांड होगी तो व्यापारी मंगाएंगे, भले उनको एक्साइज देना पड़े। भाई गोल्ड आप सोच के देखो, लाख रुपए 10 ग्राम होगा सर, थोड़ा ईमानदारी से सोचो, एक गरीब आदमी अपनी बिटिया की शादी करे कैसे? पहले 3 साढ़े 3 4 लाख रुपए में जब शादियां होती थी तो उसमें अच्छा खासा अमाउंट का गोल्ड था, 30 35 हजार का गोल्ड था। लाख रुपए के भी गोल्ड लेंगे, 30 40 ग्राम गोल्ड हुआ, 30 40 ग्राम के ठीक ठाक आइटम बनते थे। आज के समय सोच के देखिए, लाख रुपए गोल्ड चला गया, किस हिसाब से शादी होगी? खुश होने वाली बात नहीं हो रही है कि हमको लग रहा है लाख रुपए हमें, हमारे घर में तो गोल्ड रखा बड़ा है। टेंशन ना लीजिए। दूसरा, सरकार ने बताया उस दिन भी स्कीम बना दी क्या, 100 ग्राम, अगर 100 ग्राम से गोल्ड तुम्हारे ज्यादा घर में है तो वो गोल्ड सरकार का है, ये बाकायदा रूल है। मतलब अगर गवर्नमेंट ने आपके घर में रेड मारी और आपके घर में 100 ग्राम से ज्यादा का गोल्ड है तो वो सरकार ले जाएगी, काम खत्म, रख लियो गोल्ड घर में। मेरी बात समझ में आई? मतलब तुम शादी में गए, तुमने पहना हुआ है 50 ग्राम का गले में और मम्मी ने पहना हुआ 50 या 60 ग्राम का गले में, तो उसमें से 10 ग्राम सरकार का निकाल भाई इसमें से। ये रूल है इस समय इंडिया में। उसके बाद भी अगर नहीं सुधर रहे तो सबसे बड़ा नेगेटिव क्या है, हमारी जो इकोनॉमी है उसमें जितने भी फॉरेन करेंसी रिजर्व है उस रिजर्व को हमें पे करना पड़ रहा है। किसको? सरकार को। सरकार मतलब दूसरे को वहां लेकर के। इसे लोग देखा सऊदी वगैरह से नहीं लेकर के गोल्ड लेकर के आते हैं, बट उसकी भी लिमिट है, फिक्स हो रखी है। तो गोल्ड मैं हमेशा बोलता हूं अवॉइड कीजिए गोल्ड को खरीदना। अगर आपको इतना ही शौक है, गोल्ड लोग इमरजेंसी पर्पज के लिए खरीदते हैं, उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास सरकार ने गोल्ड बॉन्ड चला दिया। ठीक है? तो अब अगर गोल्ड लेने जाइएगा तो एक बार सुनिएगा कि क्या वास्तव में उस गोल्ड की जरूरत है आपको, अगर नहीं तो बॉन्ड ले लीजिए। ठीक है? खैर, तो क्यों, उसके पीछे का रीजन आपके सामने, क्योंकि गोल्ड है नहीं हमारे पास। तो कहां कहां पर है वो आपको मैंने बता दिया। गोल्ड यहां पर मिलता है, क्या नाम, एरिया लिख लिया ना? ठीक।
क्योंकि केजीएफ का ऑलमोस्ट गोल्ड खत्म हो रखा है। नहीं, हट्टी हो गया, अदर स्टेट हो गया आपका, गोल्ड रिजर्व हो गया। ठीक, नेक्स्ट आइए। गोल्ड के बाद ये है आपके सामने, क्या दिख रहा? डायमंड। लिखिए डायमंड। कहां मिलता है भारत में डायमंड? गोंडवाना में मेनली है, पन्ना बहुत फेमस है। ठीक है, इमेज कहीं इसमें दिया तो है। अब देखिए, हाँ सीधी बात है, देखो लिखा है पन्ना माइन लिखा हुआ है, पन्ना दिख रहा है आपको। मेनली अगर आपसे पूछेगा तो पन्ना, वायगढ़, वाजरकोट, ये तो छोड़ दीजिए, तो सब भाई मेनली जो मैं लिखा देता हूँ, लिखिए गोल्ड में, इसमें डायमंड में, पर्टिकुलरली इन पन्ना डिस्ट्रिक्ट 90% पन्ना डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। हीरा तो आप सभी ने देखा ही होगा। दूसरे में एरिया में है आंध्र प्रदेश, सेकेंड एरिया में है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है गोलकोंडा रेंज, आंध्र प्रदेश में गोलकोंडा रेंज, गोलकोंडा रेंज आंध्र प्रदेश, ध्यान से। ठीक, सूरत में लिखिए डायमंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सूरत में डायमंड को प्रोसेस्ड करते हैं, बहुत फेमस है सूरत डायमंड प्रोसेसिंग के लिए। दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड प्रोसेसिंग आईएएस में कई बार आ रखी है, वो है एंटवर्प, नोट कर लीजिए, बेल्जियम। एंटवर्प, दुनिया में सबसे बड़ी डायमंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एंटवर्प कई बार आया हुआ है। ठीक है, इन अभी तक आप जितने भी माइंस पढ़ रहे हैं या जितनी भी एरिया पढ़ रहे हैं, उसमें देखना एक चीज नोटिस करना, कहीं पे भी यूपी नहीं है, देख रहा? यूपी, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा एक भी नहीं मिल रहे। रीजन क्या है? ये क्या है? नॉर्दर्न प्लेन। तो ये मैदान है जो नदियों ने क्या, डायमंड कहाँ, ये सब चीजें कहाँ मिलेंगी? माइंस में, समझ रहे हो? खान में। तो खान होगी जो ऊपर से, खान कब बनेगी? कई लाखों साल में खान बनी होगी, उसके ऊपर कोई चेंज नहीं हुआ होगा ना, इसलिए साउथ इंडिया में आपको मैक्सिमम मिलेगा, सेंट्रल और साउथ में मिलता है, नॉर्थ में कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे हर साल गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी क्या लाती है? बाढ़, और बाढ़ लाके क्या बिछा देती है? नई मिनरल्स बिछाती है। जब नई मिनरल्स होगा तो मिनरल्स कन्वर्ट कैसे, ये जो हीरा वो किससे बनता है? कोयले से। कोयले का जो सबसे खराब पार्ट होता है कोयला, उसको पीट कोयला बोलते हैं, पीट कोल, उस पीट से डायमंड बनता है। तो पीट से डायमंड अगर आपका बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोयला, पीट से डायमंड बनने में टाइम लगता होगा, तो इस टाइम में उस एरिया में अगर कोई छेड़छाड़ हो जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। तो इस सिंपल है, इसका मतलब साउथ और सेंट्रल में जनरली बाढ़ नहीं आती है, तो जब नहीं आती इसलिए वहां पे माइंस होती हैं। ठीक हो गई बात? वरना नॉर्थ में इसीलिए इसका रीजन है नहीं मिलता वहां, इसलिए क्या मिलती? खेती होती है नॉर्थ में। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइंस का नाम, डन। ठीक है, नेक्स्ट आइए, न्यूक्लियर मिनरल्स, हेडिंग डालिए, न्यूक्लियर मिनरल्स, नाभिकीय ईंधन। नाभिकीय ईंधन सुना होगा आप लोगों ने सिंपली भाषा में। इधर साइड में आपको दिख रहे हैं, ये अलग अलग नाम दिए हुए हैं, पहले तो इनके एग्जांपल लिख लीजिए। न्यूक्लियर मिनरल्स कौन से? तो यूरेनियम सबने सुना होगा, यूरेनियम के अलावा नोट कीजिए ध्यान से, यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, लिथियम, जिरकोनियम, पॉइंट टू पॉइंट। यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, लिथियम, जर्कोनियम। जर्कोनियम, ठीक हो गया? चलो, नोट हो गया? ये चारों पांचों क्या होते हैं जिससे न्यूक्लियर बनते हैं? न्यूक्लियर समझते हैं, नाभिकीय। एटम बम तो सुने होगे तुम लोगों ने, तो एटम बम से अच्छा हम अच्छी वाली बात करेंगे। देखो पहली लाइन यूरेनियम में क्या लिखा हुआ है? अ प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल यूज्ड इन रिएक्टर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो बिजली बनाने के लिए बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट ईंधन होता है वो आपका ये होता है। ठीक होगी? तो तुमको जनरली छोड़ो, जितने भी क्वेश्चन आज तक न्यूक्लियर एनर्जी के पूछे हैं वो केवल न्यूक्लियर के रिएक्टर पूछे हैं,
ये सामने जो मैप है ये न्यूक्लियर के रिएक्टर्स है। न्यूक्लियर रिएक्टर सुने हो तुम लोग? तो ये सामने रिएक्टर दिख रहा, रावत भाटा, नोट हो गया? दिख गया मतलब? पहला चेक करो, देखो रावत भाटा, काकरापाड़ा हरियाणा में लिखा हुआ, नरौरा यूपी का है पीसीएस के लिए, हरिपुर, कोवाडा, कलपक्कम दिखा है। यहाँ पे 2 × 220 ये क्या MW मेगावाट होता है, मतलब जो बिजली बन रही है वो इतनी बिजली बन रही है। इसके 6 रिएक्टर हैं। अब आ गया समझ में? ऐसे करके 6 इसके हैं, 2 × 700 है, तो आपको ये यूनिट नोट नहीं करनी है, इंपॉर्टेंट है। देखो सीस्मिक जोन, इसका मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर इन एरिया में होते हैं जो सबसे ज्यादा प्रोन से सबसे कम प्रोन है। मतलब ऐसा सोचो, न्यूक्लियर रिएक्टर तुमने लगा रखा, कल को भूकंप आया, न्यूक्लियर रिएक्टर फटा, सोचो क्या होगा भाई। न्यूक्लियर एक बम जब खत्म हुआ था तो हिरोशिमा नागासाकी निपट गया था। यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर है जहां पे लाखों बम रखे हैं, एक तरीके से बनने की प्रोसेस है। उस जो प्रोसेसिंग है, उस प्रोसेसिंग को कंट्रोल करते हैं तो उससे बिजली बनती है। इसको कंट्रोल चेन रिएक्शन पढ़ो केमिस्ट्री थोड़ी बहुत। तो एक होता है कंट्रोल चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन को जब हम नियंत्रित करते हैं उससे बनती बिजली, और जब कंट्रोल खत्म हो जाता अनकंट्रोल चेन रिएक्शन, उससे बनता है बम। ठीक, तो जो जगह है उस जगह पे कायदे में जो चीजें रखी गई होंगी वो कंट्रोल करने के लिए हैं। लेकिन अगर किसी रीजन से ऐसा हो कि वो कंट्रोलिंग खत्म हो जाए, एग्जांपल है फुकुशिमा, सुने हो? चेरनोबिल एग्जाम्पल सुने? ये सब केसेस, बहुत अच्छी वेब सीरीज है, उस पर आ रखी है, हॉटस्टार पे है, हिंदी में आ गई है, देख लीजिएगा। तो चेरनोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर 87 में हुआ था, बहुत बेहतरीन दिखाया गया उसमें कैसे कैसे इश्यू हैं। बट सिंपल है, न्यूक्लियर रिएक्टर का मतलब होता है जिसमें न्यूक्लियर फ्यूल यूज किया जा रहा। अब न्यूक्लियर फ्यूल यूज हो रहा है बिजली बनाने में, अगर कहीं एक्सीडेंट हुआ तो ये न्यूक्लियर फ्यूल फटेगा। तो फटने से आप खुद समझ सकते होगे जो एक छोटा सा एटम बम में कितना यूज होता है, ये तो कितना बड़ा रखा हुआ है, समझ रहे हैं? तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा क्या, कौन से प्रोन एरिया है और कहां पर है। क्या देखो, मोस्ट प्रोन एरिया में आपको दिख रहे हैं, मोस्ट प्रोन एरिया पिंक है, पिंक वाले है। तो पिंक में मैक्सिमम में आपको दिखने के चांसेस नहीं है। क्या रीजन है? सामने यहाँ पे, क्योंकि भूकंप आएगा, निपट आएगा, समझ रहे हैं? इसीलिए दुनिया में बहुत ज्यादा एफिशिएंसी की कार बनी थी यूएस में, और उसने न्यूक्लियर फ्यूल यूज करके कार बनाई थी। पेट्रोल की जगह न्यूक्लियर फ्यूल यूज करेंगे, लेकिन उसको पेटेंट ही नहीं दिया यूएस ने। पेटेंट समझते हो? नहीं दिया। क्यों? बहुत जबरदस्त एफिशिएंसी थी उस कार की। लेकिन दिक्कत क्या पता है? दिक्कत बस ये है कि अगर उस कार का एक्सीडेंट हुआ, समझ में आया क्या होगा? इंदिरापुरम निपट जाएगा एक कार के ठुकने से। भाई कार फटेगी, और कार फटेगी मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन में ना कंट्रोल होगी, नहीं काम खत्म होगा, समझ गए? सीधी भाई, न्यूक्लियर याद है मैंने इकोनॉमी का पोर्शन बताया था, न्यूक्लियर एनर्जी अभी भी किसके हाथ में? गवर्नमेंट के हाथ में, सरकार। तो इसीलिए सिंपल, तो ये सामने आपके न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। इन रिएक्टर पे हर बार क्वेश्चन उठता है भाई, तो किस रिएक्टर से कितनी बिजली? इसी रिएक्टर्स में या तो लाइट बन सकती है या तो बम बन सकते हैं। ईरान जो है वो इन्हीं रिएक्टर से बम बना रहा है, ऐसा अमेरिका कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, अमेरिका ऐसा कह रहा है। अमेरिका कह रहा है ईरान को कि अपने यहाँ के जो न्यूक्लियर रिएक्टर हमें चेक करा दो। ईरान कह रहा है काहे? बात सही भी है। तुम कौन होते हो चेक करने वाले? कोई नहीं, मैं नहीं चेक करूंगा। एक काम करो, जो अथॉरिटी बनी हुई है एटॉमिक एनर्जी की, आप उसके बंदे को भेजो, मैं उससे चेक करा दूंगा। अमेरिका उसको नहीं भेज रहा, क्योंकि अमेरिका जानबूझ के जाना चाह रहा है ईरान में इनको चेक करने के लिए। वो देखना चाह रहा न्यूक्लियर पावर है कितनी ईरान के पास। आप समझ रहे हैं बात को? क्योंकि ईरान बना रहा नहीं बना रहा वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट अमेरिका देखना चाह रहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी की कैपेसिटी है कि नहीं इनके पास। बस ईरान को भी ये बात पता, ईरान भेज नहीं रहा। सबसे बड़ा झगड़ा जो दोनों के बीच में यही हो रहा है। बट तो ये जो रिएक्टर्स होते हैं, इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में बिजली, इंडिया में क्या होती? बिजली बन रही है। इसी बेसिस पे हमने यूएस से डील की थी, उसको बोलते हैं इंडो यूएस न्यूक्लियर डील। सिंपल लैंग्वेज में 1, 2, 3 एग्रीमेंट बोला जाता है। ठीक है, साइंस टेक का पोर्शन होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जब पीएम थे, ब्रजेश मिश्रा जब एनएसए थे, तो उस समय इंडिया ने अमेरिका के साथ डील की थी इस चीज को लेकर के। तुम लोगों ने वर्ड सुना होगा, सीटीबीटी, एनपीटी वगैरह कुछ सुने हो? ठीक है। एनएसजी सुना? एनएसजी होता है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। एनएसजी, एनएसजी मतलब दुनिया भर के ऐसे देश जिनके पास यूरेनियम है, उन लोगों ने अपना एक ग्रुप बना रखा है एनएसजी के नाम से। भारत उसका हिस्सा नहीं है, तो भारत न्यूक्लियर सप्लायर्स का मतलब जिसके पास यूरेनियम ये सब होंगे। ये टोटल 48 कंट्री हैं, इन कंट्री का ग्रुप है एनएसजी। भारत इसकी मेंबरशिप चाह रहा था,
तो अमेर भाई सीधी बात है, भारत मेंबरशिप उसी को मिलेगी जिसके पास है, तो इंडिया के पास तो है नहीं। तो उस समय इसीलिए बोलते हैं कि इंडिया की डिप्लोमेसी इतनी बेहतरीन थी। अटल जी जब बने थे पीएम, तो उस समय जो इसमें अमेरिका के थे राष्ट्रपति, वो थे जॉर्ज बुश। सुने जॉर्ज बुश का नाम? तो जॉर्ज बुश साहब जो थे वो उसके थे प्रेसिडेंट। कहानी कुछ ऐसे होती है, अटल जी ने कहा बॉस देखो ऐसा है, मेरे को एनएसजी की मेंबरशिप चाहिए। जॉर्ज बुश बोले काहे, रीजन? तो उन्होंने बोला मेरे को चाहिए यूरेनियम, मुझे बिजली बनानी है इंडिया में। तो रूल के हिसाब से उन्हीं एनएसजी के जो 48 देश हैं वही आपस में क्या देते हैं, यूरेनियम देते हैं। ठीक, इंडिया ने बोला मेरे को भी चाहिए, तो अमेरिका बोला मेंबरशिप तो नहीं मिल पाएगी। रीजन तो जो आपके सामने, बिल्कुल सही बात, मेंबरशिप। लेकिन इंडिया ने क्या बोला कि मेरे को चाहिए यूरेनियम। अब आप देख लो, सोचिए, इंडिया की डिप्लोमेसी इतनी बेहतरीन है, मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूं। जॉर्ज बुश ने ओवरनाइट, एक रात के अंदर 48 देश के जो हेड ऑफ नेशन थे उनको कॉल किया। आप समझ रहे हैं मेरी बात, क्या जलवा था? जॉर्ज बुश तो अमेरिका का बंदा था उस समय। 48 कंट्री के हेड ऑफ नेशन, मतलब इधर वो पीएम होंगे या फिर राष्ट्रपति होंगे उन देशों के, उनको फोन किया और एनएसजी जो एक्ट था उसमें अमेंड करके भारत को मेंबरशिप दे दी गई। सोच के देखिए, खाली एक फोन कॉल पे अटल जी की। तो अटल जी का नाम सुने, अटल बिहारी वाजपेयी। इसलिए अटल जी की डिप्लोमेसी बेहतरीन मानी जाती है। सुषमा स्वराज फॉरेन मिनिस्टर और अटल, ये बेहतरीन हिसाब किताब माना जाता है इन लोगों का। खैर, तो इंडिया भी एनएसजी का मेंबर है। इंडिया ने सीटीबीटी और एनपीटी पे साइन नहीं किए हैं। अमेरिका कह रहा है सीटीबीटी एनपीटी पे आप साइन कर दो तो हम आपको और यूरेनियम वगैरह देते हैं। इंडिया ने बोला कि एनपीटी सीटीबीटी पे साइन नहीं करूंगा, झगड़े वाली चीज है। इस पे इंडिया ने साइन नहीं किए, पाकिस्तान ने साइन नहीं किए और नॉर्थ कोरिया ने नहीं किए। पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया का समझ में आता है, लेकिन इंडिया ने साइन नहीं किया। उसके पीछे का रीजन बस थोड़ा सा समझिए। एक मैंने ट्रीटी कौन सी बनाई, सीटीबीटी, और दूसरी होती एनपीटी। बस ऐसे समझो, सीटीबीटी पे साइन करने का मतलब है कि अब आप ये जो न्यूक्लियर के वो हैं फ्यूल, इन न्यूक्लियर फ्यूल का यूज न्यूक्लियर बम बनाने में नहीं करेंगे। सीटीबीटी में अगर आपने साइन कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है साइन करने में? लेकिन आप एक जगह कर सकते हैं और वो जगह है लैब। लैब में आप न्यूक्लियर बम को टेस्ट कर सकते हैं, बाकी कहीं नहीं कर सकते। हमने न्यूक्लियर बम कहां किए थे? पोखरण में, जमीन के नीचे किए थे। अब सिंपल तरीके से समझिए कि लैब में टेस्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी तगड़ी चाहिए। वो टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं है। वो टेक्नोलॉजी दुनिया के कुछ जो ठीक ठाक देश हैं, अमेरिका ये सब, उनके पास है। तो उन्होंने टेक्नोलॉजी पहले डेवलप की, फिर डील कर दी कि साइन करो। अब फंस जाएगा कि नहीं? अगर इंडिया कल को साइन करेगा तो वो तो लैब में टेस्ट करते चल रहे हैं और हमारे पास टेक्नोलॉजी है नहीं, तो हम क्या करें? तो सीधे सीधे बायसनेस हो रही कि नहीं हो रही? भारत इस बेसिस पे बोल रहा है भैया हम नहीं करेंगे साइन। अमेरिका कह रहा कर दो तो तुमको हम और दे दें यूरेनियम। भारत ने कहा मेरे को नहीं चाहिए यूरेनियम तुम्हारा। होता नहीं, फंसाने वाली बात है। तो अगर हमें यूरेनियम नहीं चाहिए, झगड़ा करके तो वैसे भी सोल्यूशन नहीं होता। आप झगड़ लिया अमेरिका से, तो अगर अमेरिका के साथ नहीं हो पाया तो उसके लिए मैंने मतलब हमारा परम मित्र खड़ा है, दैट इज रशिया। बोला टेंशन ना लो, हम दे रहे तुम्हें। तो इंडिया ने रशिया के साथ, रशिया का बहुत बढ़िया दोस्त है कजाकिस्तान, जिनके पास यूरेनियम है। कजाकिस्तान, रशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मतलब जिनके पास यूरेनियम है वो सब हमें यूरेनियम दे रहे हैं एक्सेप्ट यूएसए। तो जब दुनिया भर के देश हमें यूरेनियम देख रहे हैं, मतलब दे रहे हैं, तो लॉजिक बात है कोई तो देख रहा है जिसने मना किया है। मतलब इंडिया की सबसे दोस्ती, उससे दोस्ती नहीं चल रही, तो कहीं ना कहीं दुनिया में बेइज्जती हो रही कि नहीं, जबकि आपके पास ठीक ठाक पैसा है। तो उसको लेकर के अमेरिका ने खुद इस चीज को प्रपोज किया कि चलो हम भी आपको देते हैं। उसी लिए मैंने आपको वर्ड यूज किया, क्या? 1-2-3 एग्रीमेंट बोला था मैंने, न्यूक्लियर, वो यही एग्रीमेंट था। मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में 2005 में प्रपोजल शुरू हुआ था, 2008 में इसको साइन किया गया था। ठीक हो गई चीज? खैर, तो ये जो सामने आपके देख रहे हैं, इनको न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम दिया था। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्टेट और उसकी जगह का नाम नोट करना है। शुरू हो जाइए। न्यूक्लियर रिएक्टर में स्टेट और उसकी जगह का नाम नोट करिए। मतलब रावत भाटा राजस्थान में, ऐसे करके बस रावत भाटा राजस्थान, फटाफट करिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए। काकरापाड़ा गुजरात, एक तरफ से करिए, ऊपर से नीचे, अगल बगल, जैसा मन करे। रावत भाटा गुजरात, ओ सॉरी राजस्थान। काकरापाड़ा गुजरात, अच्छा लिखा तो है यार, ठीक 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 है, फिर तो सामने सामने लिखा हुआ है यार, स्टेट वाइज लिखा हुआ, चेक करिए।